हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश चैनल इंग्लिश श्रॉप। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई फ्लैमिंगो बुक की सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके राइटर हैं अनीस यंग। लॉस्ट स्प्रिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरे चैप्टर में इस पीडीएफ टेक्स्ट को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें दो तरह के हाइलाइटर का यूज़ किया गया है। एक येलो हाइलाइटर का यूज़ किया गया है और रेड हाइलाइटर का यूज़ किया गया है। तो जहाँ जहाँ येलो हाइलाइटर आपको दिख रहा है वो बताता है इंपॉर्टेंट फ्रेज, वोकैबुलरी और पॉसिबल क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आने वाले सालों में और नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। रेड हाईलाइट बताता है कि सीबीएसई में इस जगह से सवाल पूछे जा चुके हैं पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों का अगर आप क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही सारे एक्सट्रैक्ट, यही सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए दिखेंगे, तो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम लोग समरी को डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि ये भी समझने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलें इसे शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है अनीस यंग ने, और ये दो स्टोरीज हैं बचपन की, चाइल्डहुड की, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये भी सवाल आ चुका है, व्हाट डज लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन जो खो गया है किसी भी वजह से, पॉवर्टी की वजह से, हेल्पलेसनेस की वजह से, होपलेसनेस की वजह से, जो आगे डिस्कस भी करेंगे। तो लॉस्ट स्प्रिंग में दो स्टोलन चाइल्डहुड की डिस्कशन की गई है। एक कैरेक्टर साहिब का है जिसका पूरा नाम साहिब आलम है, और दूसरा कैरेक्टर मुकेश का है। चले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो स्टोरी है, जिसका जो स्टोरी का जो टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, इसी से शुरू होता है और ये साहिब के स्टोरी से रिलेटेड है। कभी कभी मुझे कचड़े में 1 रुपया भी मिल जाता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि मैंने साहिब से पूछा कि तुम ये क्यों करती हो, और साहिब वो लड़का जो मुझे रोज़ दिख जाता है मेरे पड़ोस में और मेरे घर के पास में, जहाँ पे कचड़ा हम लोग डंप करते हैं, कचड़े को फेंकते हैं, वहाँ पर वो कचड़ों में जैसे सोना ढूंढ रहा होता है, और इस उम्मीद से ढूंढ रहा होता है जैसे सोना मिल जाएगा। स्क्राउंजिंग है ना, सर्चिंग बाय बीइंग वेरी होपफुल। सो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। और जाहिर सी बात है उस कचड़े में सोना नहीं मिलेगा, लेकिन इस उम्मीद से ढूंढ रहा है जैसे उसे सोना मिल जाएगा। तो गोल्ड का यहाँ पे ये भी मतलब है कि जो भी चीज़ उससे मिलेगी, उससे जैसे 1 रुपए का सिक्का, जैसे ऊपर लिखा है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी, वो बहुत वैल्यूबल है, बहुत प्रीशियस और कीमती होगा साहिब के लिए, बिल्कुल उस तरीके से जैसे गोल्ड लोगों के लिए प्रीशियस होता है। सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट एवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और कहा गया है कि ये जो है ढाका से आया है, और कहाँ से? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से। उसके घर की जो याद है उसके लिए डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, मतलब आज भी उसको याद है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता था पहले। एंड देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम। और ये सारी बातें उसकी माँ ने बताया है कि बहुत सारे तूफान आए जिसकी वजह से उसका घर और फील्ड, जो खेत था, वो सब बह गया, और जिसकी वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ा, और माइग्रेट करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, दूसरी जगह आना पड़ा। इसीलिए वो लोग यहाँ से शहर की तरफ आ गए और शहर में बस गए हैं। आई हैव नथिंग टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और वो हल्की आवाज़ में भुनभुनाते हुए कहता है, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। तो मैंने क्या कहा? गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। ग्लिबली मतलब नॉट बीइंग वेरी सीरियस, बहुत ही नॉट सीरियस वे में मैंने कहा कि अरे स्कूल जाया करो, जबकि मुझे पता था मेरा ये एडवाइस कितना खोखला है। तो उसने क्या कहा? देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे तो मैं जाऊँगा। तभी राइटर कहती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम जाओगे? हाफ जोकिंगली ये सारी बातें हो रही थी। तो उसने कहा बिल्कुल, मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल जाएंगे। कुछ दिन बाद वही साहिब दौड़ता उनके पास आता और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? तो मैंने कहा स्कूल बनने में तो वक्त लगता है। और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ, अंदर ही अंदर एक एम्बैरेसमेंट हुई, शर्म भी आई मुझे कि शायद मैंने एक ऐसा वादा कर दिया है जो शायद मैं कभी निभा ही नहीं पाऊंगी, अनीस यंग कहती हैं। और वो आगे ये भी कहती कि इस तरह के वादे इस ब्लीक वर्ल्ड में हर जगह आपको देखे जा सकते हैं। हर कोई इस तरह के प्रोमिसेस करता है जिस विच आर नॉट मेंट टू बी केप्ट, जिसको निभाया नहीं जाता है। ब्लीक वर्ल्ड, इस अंधेरी दुनिया में, इस निराशा भरी दुनिया में। और महीनों के जानने के बाद मुझे पता चला कि उसका पूरा नाम साहिब आलम है। साहिब आलम, इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड। अगर उसे पता होता है कि उसके नाम का क्या मतलब है तो शायद वो यकीन भी नहीं कर पाता।
कि वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ भटकता है, बेयर फूट, नंगे पाँव। सुबह को जैसे परिंदे सुबह को अपने घोंसले से उड़ते हैं, है ना, खाने को ढूंढने के लिए, बिल्कुल वो भी वैसे ही निकलता है और दोपहर तक गायब हो जाता है। और महीनों की बातचीत के बाद मैं उसे पहचानने लगी। एक दिन मैंने उसे कहा, वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल पहन कर क्यों नहीं हो? तो वो कहता है कि मेरी मम्मी ने तो लाया था, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सेफली, इवन इफ शी डिड हिल थ्रो देम ऑफ। तो पहले उसने कहा कि मेरी मम्मी ने मुझे लाकर नहीं दिया, लेकिन अगर लाती भी तो वो उन्हें फेंक देता, वो नहीं पहनता। ये बात दूसरे लड़के ने कहा जो वो जूता पहन कर था, जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे, दो अलग अलग रंग के या दो अलग अलग स्टाइल के जूते पहन कर था। और जब मैंने उसकी तरफ देखा, उससे कहा, तो उसने अपने पैरों को पीछे हटा लिया और कुछ नहीं कहा। और तीसरे लड़का जो उन लोग के साथ था, उसने तो आज तक शायद कोई जूता पहना भी नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज और विलेज ऑन रोड्स। पूरे देश में और अलग अलग जगह शहरों में घूमने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो नंगे पाँव या खुले पाँव घूमते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि कई कई जगहों पे ये ट्रेडिशन और कस्टम भी होता है। लेकिन इन बच्चों के लिए ये तो ट्रेडिशन और कस्टम नहीं था, इनके लिए तो बस एक एक्सक्यूज़ था टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड ले चुका उनके लाइफ में, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। फिर वो आगे बताती हैं एक स्टोरी उडुपी की, जिसके बारे में वो बताती कि एक यंग लड़का था जो स्कूल जाया करता था, ठीक है, और उसके जो पिताजी थे वो मंदिर के प्रीस्ट थे। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता था स्कूल जाने से पहले और मंदिर के बाहर खड़े होकर एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए दुआ किया करता था। 30 साल बाद जब मैं उस टाउन में गई, उस मंदिर में गई, जो शायद वो मंदिर अब गायब हो चुका था, विच वॉज नाउ ड्रोन इन अ एयर ऑफ डेजोलेशन इन द बैकयार्ड, क्योंकि वो गांव शायद अब शहर बन चुका था। वेयर लिव द न्यू प्रेस देयर वर रेड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पे वो पुराने पुजारी नहीं बल्कि एक नए पुजारी रहते थे। और एक लड़का मुझे यंग बॉय दिखा, एक ग्रे यूनिफॉर्म में और जूता और मोजा दोनों पहन कर था, ठीक है। और बड़ा हाफता हुआ स्कूल से वो आया, अराइव पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। पैंटिंग का मतलब है ब्रीदिंग हेविली, हाफना, जब आप हड़बड़ी में तेज़ी से कहीं जाते या आते हैं तो। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखकर मुझे याद आया कि यहीं पर एक लड़का हुआ करता था जो दुआ किया करता था, प्रार्थना किया करता था एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए, एक जोड़े जूते के लिए। और शायद उसकी दुआ कबूल हो गई होगी, उसकी दुआ सुन ली गई होगी, व्हेन ही फाइनली हैड गॉट अ पेयर ऑफ शूज़ एंड लेट मी नेवर लूज देम। इन सब के बाद आगे बात होता है कि माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। और जब मेरी जान पहचान उन बेयर फूट, उन खुले पाँव वाले रैक पिकर्स, उन कचड़ा चुनने वाले रैक पिकर से हो गई, तो ये मुझे कहाँ लेकर गया? सीमापुरी। सीमापुरी एक जगह है जो दिल्ली के पेरिफेरी पे पड़ता है, दिल्ली के किनारे, आउटर बाउंड्री पे पड़ता है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। इससे कई सारे सवाल 1 नंबर के, एक एक नंबर के बन सकते हैं कि सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पे है लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली कहने का मतलब है नॉट एग्जैक्टली, डिस्टेंस वाइज तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट, जिस तरह का लाइफ स्टाइल, जिस तरह का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सोसाइटी हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, उससे थोड़ी ही दूर पे जो स्लम एरियाज़ है, जो बस्ती है, जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, बिल्कुल ही अलग है, बहुत ज़्यादा मीलों दूर है। और ये फासला डिस्टेंस वाइज नहीं है बल्कि और वजहों से है, ठीक है। इसीलिए लाइन लिखा गया कि सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। आगे अगर आप देखें, ये लोग, those who live here as squatters came from बांग्लादेश बैक इन 1971। और ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं ये बांग्लादेश से आए थे। साहब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी पहले एक जंगल हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है लोगों से। बहुत सारे घर हैं जो मजबूत नहीं है बल्कि मड से, रूफ ऑफ टेन से, टेरेपोलिन से, इन सब चीज़ों से एक घर बना हुआ है, टीन का घर, कचड़े से बना हुआ घर, मिट्टी से बना हुआ घर। और उनका जो सीवेज है वो भी बिल्कुल सही नहीं है। घर के बाहर और घर के किनारे से वो नालियाँ बहती हुई, पानी बहते हुए, और लगभग 10,000 से ज़्यादा रैक पिकर्स वहाँ पे रहे हुए। अगर आप ये रेड हाईलाइट देखेंगे तो बिल्कुल ये सवाल पूछा जा चुका है 2024 में, इसी साल में सेट 1 में, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 2024 में, इसी साल में यही पूछा गया है। और इसे 6 सवाल पूछे गए थे। ये जो लिखा हुआ है, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय अ ग्रेन। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बोला गया कि ये लोग 30 साल से यहाँ पे रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी के, लेकिन इनके पास राशन कार्ड था और इनका नाम वोटर लिस्ट में भी था। इनके लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी था ज़िंदा रहने के लिए आइडेंटिटी से। अगर ये
शाम को अपने परिवार वालों को खाना खिला देते हैं और बिना भूखे पेट रात को सो जाते हैं, तो इससे अच्छी बात इनके लिए क्या होगी। ये बात एक औरत, वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने कहा। टैटर्ड साड़ीज़ यानी फटी पुरानी साड़ी जो पहन कर थी, उन लोगों ने कहा। उन लोगों ने से जब मैंने पूछा कि आप लोगों ने अपना इतना खूबसूरत घर, खूबसूरत फील्ड और रिवर्स क्यों छोड़ दिया, तो वो जवाब देते हैं कि उन्हें जहाँ खाना मिलेगा वो वहीं अपना घर बसा लेंगे। ठीक है। तो इससे क्या सवाल था? पहला सवाल था कि ये रैक पिकर्स कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं रैक पिकर यहाँ पे लगभग 30 सालों से, यानी 3 डिकेड से रह रहे हैं। तो वहाँ पे 30 ईयर्स इज इक्वल टू 3 डिकेड्स। ये भी सवाल था कि इन लोगों के पास राशन कार्ड क्यों है। ठीक है, वाई डू दीज पीपल हैव राशन कार्ड? क्योंकि राशन कार्ड ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी कार्ड से इनके लिए। इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, बट इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि इन्हें खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो राशन कार्ड के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया होगा और इनको लगा इनकी आइडेंटिटी कुछ भी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये भूखे पेट रात को नहीं सोते हैं तो। ये भी सवाल है, जो 1 नंबर का सवाल आया था कि इतनी मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने अपना घर क्यों छोड़ दिया। ठीक है, और वापस घर क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनके लिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आइडेंटिटी। इनको जहाँ खाना मिलेगा वो वहीं अपना घर बना लेंगे, वहीं वो रहने लगेंगे। और ये जो वुमेन है जिन लोगों ने ये बात कही, जो टैटर्ड यानी फटी पुरानी साड़ी में थी, जिनके चेहरे से, जिनके कपड़ों से गरीबी को साफ साफ देखा जा सकता था, ये फेमिन का क्या अप्रोच था? इसके लिए 4 ऑप्शंस भी दिए हुए थे कि प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, इनडिफरेंट और पैसिव। तो आइडियलिस्टिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये इनकी आइडियल लाइफ नहीं है, पैसिव भी नहीं, और प्रैक्टिकल अप्रोच कि जहाँ इनको खाने का व्यवस्था मिलेगा, जहाँ इनको खाने पीने की चीज़ मिलेगी वो वहीं रहने लगेंगे। ठीक है। एक और सवाल था कि व्हाट डज द टर्म गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, इसका क्या मतलब है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और यहाँ पर अगर आप लास्ट लाइन देखेंगे, पिच देयर टेंट्स, व्हाट डज द टर्म पिच देयर टेंट मीन्स, यानी अपना खंबा, अपना टेंट वहीं पे गाड़ देते थे जहाँ पे इनको खाना मिलता था। तो ये सारी बात घूम फिर के एक ही चीज़ की तरफ डिस्कस कर रही है कि इनके लिए फूड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखेंगे तो एक और सवाल पूछा गया, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। ये छोटे छोटे बच्चे जो साथ में चलते थे, जैसे सर्वाइवल में एक दूसरे के पार्टनर्स बन गए, तो व्हाट डज द टर्म मीन चिल्ड्रंस बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल? ये बच्चे जिन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया है और चाइल्डहुड खोने के बाद इनके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई, ये अपने सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड डेज़ को, यंग डेज़ को, और अपने परिवार के लिए कुछ पैसा लेकर आते हैं और कुछ खाना लेकर आते हैं, जिससे इनके परिवार वालों को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए। तो यही इसका मतलब है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। ये भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा जा चुका है कि कई सालों में ये जो कचड़ा चुनने का काम है, मानो इनके लिए एक फाइन आर्ट बन गया। और यहाँ पे कितना एग्जैजरेशन करके बोला गया, मतलब इतने माहिर हो चुके थे इस काम में ये लोग, और छोटे छोटे बच्चे भी, कि ये कचड़े को देखकर बता देते थे, इलाके देखकर, कि कहाँ पर इन्हें क्या चीज़ें मिल सकता है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और उनके लिए ये गार्बेज गोल्ड से कम नहीं था। और इसके ऊपर भी पोइटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस पूछे जा चुके कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो गार्बेज टू डेम इज गोल्ड, यानी एक तो मेटाफर है कि आप गार्बेज को गोल्ड से कंपेयर कर रहे हो, और ऑल्सो हाइपरबली भी है जहाँ पे आप एग्जैजरेट कर रहे हो कि गार्बेज इनके लिए गोल्ड से कम नहीं था। जिसमें से एक लड़का कहता है कि कभी कभी इसे 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और ये कहता है वो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। कहता है कि कभी कभी तो हमें एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है, और जब इस तरह की चीज़ें मिलती है तो आपके अंदर और उम्मीद आ जाती है और ज़्यादा ढूंढने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बच्चों के लिए वो क्या था? एक वंडर, एक सरप्राइज था कि पता नहीं और क्या क्या इसके अंदर से मिल सकता था। लेकिन बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, जो भी मिलता था वो उसको बेच कर कुछ पैसे कमाते थे और फिर अपना पेट पालते थे, अपना, अपने परिवार वालों का, अपने बच्चों का, और अपना भरण पोषण, खाना पीना करते थे। तो यही बोला गया कि दोनों के लिए क्या अलग अलग मतलब थे। एक दिन एक विंटर मॉर्निंग को मैंने साहिब को देखा, मेरे पड़ोस में एक नेबरहुड क्लब के बाहर वो खड़ा था, और 2 लड़के जो टेनिस खेल रहे थे उनको वो देख रहा था। दोनों वाइट कलर के ड्रेस में थे और बाहर साहिब उनको खड़े होकर देख रहा था। जब मैंने साहिब से पूछा तो वो कहता, आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है, इसलिए वो बाहर खड़े होकर देख रहा था। गेट कीपर जो है कभी कभी साहिब को वहाँ झूला झूलने के लिए भी दे रहता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शू डेट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट, और साहिब भी एक टेनिस शूज़ ही पहन कर था, जो कि उनके कपड़े से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा था। जिस तरह का शॉर्ट्स वो पहन कर था उससे मैच नहीं खा रहे थे। जब मैंने साहिब से पूछा तो साहिब ने बताया कि किसी ने उसको दिया है। और सच्चाई तो ये है कि वो जूते किसी के उतारन जूते थे, किसी अमीर लड़के को, जिसने पहनने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस जूते में एक होल, एक सुराख, एक छेद था। और साहिब को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। साहिब को लगा कि बस वो जूता है जो वो पहन सकता है, उसके लिए तो ये किसी सपने के बराबर, सपने के सच होने के बराबर था।
अगले दिन जब मैंने साहिब दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे, और आज सुबह मैंने साहिब को देखा कि वो मिल्क बूथ जा रहा था, डेयरी, हाथ में स्टील कैनिस्टर को पकड़े हुए, वो स्टील की बर्निंग को जिसमें दूध लेकर आते हैं। और साहिब कहता है कि अब मैं एक चाय के स्टॉल पे काम करता हूँ सड़क के उस पार, उसने इशारा करते हुए बताया, और कहा कि मुझे 800 रुपये और साथ में खाना भी मिल जाता है। इससे भी सवाल आ चुका है। सवाल ये आया है कि क्या साहिब को अब ये नया जॉब पसंद है? क्या साहिब ने अपनी मर्जी से वो रैक पिकिंग का जॉब छोड़कर टी स्टॉल में काम करना शुरू किया है? बिल्कुल नहीं। साहिब इज़ हेल्पलेस लाइक एवरी अदर चिल्ड्रन जो उस रैक पिकिंग वाले काम को करते थे। और यहाँ पर डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है? ही आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसके चेहरे से वो बचपना, वो केयर फ्री लुक जैसे गायब हो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटर ओवर हिज शोल्डर। और वो जो प्लास्टिक बैग जिसमें वो कचड़ा चुनता था, ठीक है, आज ऐसा लग रहा है कि साहिब वो स्टील कैनिस्टर जो कि भारी हुआ करता था, और भारी है उस प्लास्टिक कैनिस्टर से, लेकिन फिर भी बड़े आराम से उठाकर चल रहा है, बड़े आराम से पकड़ा हुआ स्टील कैनिस्टर को, ठीक है। ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज हिज, इसलिए क्योंकि वो जो बैग था वो उसका था, लेकिन ये स्टील कैनिस्टर इसका नहीं है। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। पहले साहिब की जब मर्जी होती थी, जहाँ होती थी वहाँ से रैक पिकिंग कर लेता था। साहिब बाउंड नहीं था कि उसे इतना काम करना, लेकिन अब साहिब बाउंड है, बंधा हुआ है। उसे अपने मालिक की सुननी होगी, उसे अपनी मन मर्जी नहीं चलानी होगी। तो इसीलिए कह सकते कि नो, साहिब डज नॉट लाइक हिज न्यू जॉब, साहिब इज़ फोर्स टू डू, साहिब इज़ बाउंड टू डू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वट डज दिस मीन? ये भी सवाल आ चुका है। ये क्या बताता है कि साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, अब साहिब किसी के यहाँ काम करता था, और साहिब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता था। दिन के 800 रुपये मिलते थे। पहले साहिब को जो कमाई होती थी अपनी मर्जी से वो कमाता था, ठीक है। ये सारी बात है जो बताता है कि साहिब एक नए काम में लग चुका है, और वो काम अब उसे पसंद नहीं, लेकिन वो काम सिर्फ इसलिए कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं और उसे खाना मिल जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे काम पसंद है। नेक्स्ट स्टोरी अगर इसी में देखें, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश का है, यस, जिसमें मुकेश के बारे में डिस्कस की गई। तो विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट दैट वी डिस्कस्ड अबाउट साहिब इन दिस स्टोरी। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें पूछे जा चुके हैं सीबीएसई एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट फ्रेज और वोकैबुलरी, और जहाँ से पॉसिबल सवाल बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग इट अमंग योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।